नमस्कार, खबरदार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आज हम आपको भारत के दो पड़ोसी देशों में लगी इमरजेंसी से खबरदार करेंगे और ये दो देश हैं श्रीलंका और पाकिस्तान। श्रीलंका में शुक्रवार को हिंसक प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति ने आर्थिक इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। वहीं पाकिस्तान में राजनीतिक इमरजेंसी के हालात बन चुके हैं। राजपक्षे सरकार के राज में श्रीलंका इतना कंगाल हो गया कि नौबत गृह युद्ध की आ चुकी है। वहीं पाकिस्तान में इमरान सरकार के राज में सियासत इतनी कंगाल हो चुकी है कि राजनीतिक युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान में विपक्ष ने इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा, जिसके बाद 3 अप्रैल को इमरान सरकार गिर सकती है। वहीं श्रीलंका की जनता में गोटाबाया सरकार के खिलाफ अविश्वास हद से ज्यादा बढ़ चुका है। लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और इसका नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका और पाकिस्तान भारत के दोनों पड़ोसी देशों में नौबत आपातकाल की आ चुकी है। बस अंतर यह है कि श्रीलंका में आधिकारिक घोषणा हो गई है, लेकिन दोनों देशों की इस हालत के लिए एक जैसी वजह जिम्मेदार है, जैसे कि हद से ज्यादा बढ़ चुका विदेशी कर्ज, रिकॉर्ड तोड़ती महंगाई दर, सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप और चीन से दोस्ती की कीमत। पाकिस्तान में राजनीतिक इमरजेंसी कोई नई बात नहीं है। उसका तो इतिहास ही है कि वहां कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल राज नहीं कर पाया। लेकिन श्रीलंका में आपातकाल के हालात अभूतपूर्व हैं। ये भारत के लिए भी खबरदार होने वाली खबर है, जिसका आज हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले श्रीलंका से आज तक की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, ताकि आप हालात की गंभीरता को समझ पाएं। जब जनता के सब्र का बांध टूटता है तो गुस्से की आग में सरकार और सिस्टम भस्म हो जाते हैं। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में सरकार के खिलाफ गुस्से का सैलाब आया है। आर्थिक बदहाली का आलम यह है कि लोगों के भूखों मरने की नौबत आ गई। 13 घंटे के पावर कट ने जनता के दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया है। श्रीलंका के हालात किस कदर खराब हैं, अगर ये समझने के लिए मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ 12 से 13 घंटे की बिजली की कटौती हो रही है, क्योंकि डीजल है नहीं, सप्लाई है नहीं, पावर प्लांट जो है वो ठीक से चल नहीं रहे हैं। और जो होटल है, हम जैसे जिस होटल में हमें रहना है, मैं आपको तस्वीर दिखाऊँ कि अगर हमें ऊपर जाना है 8वीं मंजिल पर तो बिजली नहीं है, इसलिए लिफ्ट नहीं चल रही। देखिए ये सारे लिफ्ट बंद है। 11, 12, 13 घंटे ज़्यादातर जो होटल है वो बैकअप से चलाते हैं जनरेटर, जिसके लिए डीजल चाहिए, लेकिन डीजल की ही सप्लाई नहीं है। और अब वो कई सारे जो होटल हैं वो ब्लैक मार्केट से डीजल ला रहे हैं। ना कहीं लाइट है, ना एयर कंडीशन है, ना पंखा है, और यहाँ की गर्मी में हर कोई बस पसीने से जूझ रहा है। सिस्टम पे कोई भी लैपटॉप सिस्टम प्रिंटर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अपने कमरे में भी अगर हम जाते हैं तो वहाँ भी 11-12 घंटे की। ये चूँकि हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो तस्वीर समझ में आती है। श्रीलंका में खाने पीने की चीजों की इतनी भारी कमी हो गई है कि महंगाई अब हद से गुजर चुकी है। अब लोगों के पास न खाने की हैसियत बची है, न खरीदने के पैसे। चीनी 290 रुपए किलो, चावल 500 रुपए किलो, 1 कप चाय 100 रुपए, ब्रेड का एक पैकेट 150 रुपए, 1 किलो दूध पाउडर की कीमत 1975 रुपए, LPG सिलेंडर का रेट 4119 रुपए और पेट्रोल 254 रुपए लीटर मिल रहा है। हालत ये हो गई है कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं। कोई रास्ता नहीं बचा तो 2 करोड़ लोग सड़कों पर आ गए। भूखी, प्यासी और हैरान परेशान जनता राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनकी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। श्रीलंका की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां अब पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से हाहाकार मचा है। देश के सभी पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगी, लेकिन डीजल उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से बसें और ट्रक सड़कों पर खड़े हो चुके हैं। मैं सुबह 3 बजे से पेट्रोल भरवाने के लिए खड़ा हूँ। हम रेत ट्रांसपोर्ट करते हैं। उन्होंने 3 गाड़ियों में भरने के बाद ही कह दिया था कि डीजल खत्म हो गया है। वो कह रहे हैं कि देश में फ्यूल आ रहा है, लेकिन यहाँ फ्यूल नहीं है। क्या ऐसा पहले भी हुआ है? अगर आप ठीक से देश चला नहीं सकते तो इस्तीफा दे दे।
श्रीलंका में शहर शहर जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन दिवालिया हो चुकी श्रीलंका की गोटाबाया सरकार अब सरेंडर कर चुकी है। इस अभूतपूर्व स्थिति का सामना कर रही श्रीलंकाई जनता को नेताओं ने उनकी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है। श्रीलंका की जनता शुक्रवार रात को कोलंबो में सड़कों पर उतर आई थी। 5000 से ज्यादा लोगों की गुस्साई भीड़ में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर की तरफ रैली निकाली, जिसके बाद हालात इतने खराब हो गए कि पहले से ही भूखी प्यासी जनता पर श्रीलंकाई पुलिस और सेना की लाठियां कहर बनकर टूट पड़ी, जिसके बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने पूरे श्रीलंका में आपातकाल लागू कर दिया, क्योंकि हालात अब उनके वश में नहीं रहे। वामतान्नी अभियोगात्मक अवस्थावकයි। मैं मुश्किल वक्त में आपको संबोधित कर रहा हूं। मैं जानता हूं जरूरी चीजों की कमी और कीमत बढ़ी है। मैं उन सभी समस्याओं को लेकर संवेदनशील हूं जो लोगों ने पिछले 2 महीनों में झेली हैं। मैं जानता हूं ये हालात कुछ वक्त जारी रहेंगे, फिर भी हम हालात सुधारने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका जिस आर्थिक भंवर में फंस चुका है, उससे बचकर निकल पाना बेहद मुश्किल है। श्रीलंका का वर्तमान और भविष्य घुप अंधेरे में है और दूर दूर तक उम्मीद की कोई रोशनी नजर नहीं आ रही। श्रीलंका की विपक्षी पार्टियों के बीच बैठकों का दौर जारी है और ये सब तब जब यहाँ के जो हालात हैं वो इस कदर खराब हुए हैं कि सड़कों पर ना तो गाड़ियों को दौड़ने के लिए डीजल मिल रहा है, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना आम आदमी को खाने के लिए राशन पर्याप्त है और ना ही जीने के लिए बुनियादी सुविधाएं इस समय लोगों को मयसर हो रही हैं। आप ये समझिए कि चाय की प्याली जो कभी 30 रुपए में मिलती थी वो अब 150 रुपए की हो गई है। दूध, दवाइयां, जो मार्केट है, सुपरमार्केट, हर जगह बुनियादी चीजों की किल्लत होने लगी है और इस किल्लत के लिए यहाँ की जनता और यहाँ का विपक्ष सीधे सीधे राजपक्षे सरकार को, राष्ट्रपति को दोष दे रहा है कि इनकी गलत आर्थिक नीतियों के चलते ही श्रीलंका की ये हालत हुई है। कर्ज से इस कदर दबा हुआ है कि उसे चुकाने में न जाने कितने दशक बीत जाएंगे। श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व खत्म हो चुका है, आयात करने के लिए उसके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं और इन सब के बीच जनता बेहाल है, परेशान है। 12-13 घंटों की बिजली की कटौती है, बुनियादी चीजों की किल्लत है। श्रीलंका से ये खास रिपोर्ट लेकर मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। श्रीलंका अब दिवालिया हो चुका है, जिसके साइड इफेक्ट्स हम आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखी। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि श्रीलंका के सामने आजादी के बाद का सबसे गंभीर संकट पैदा हो गया है और यह आर्थिक संकट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप कुछ फैक्ट से लगाइए जरा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी श्रीलंका में महंगाई की दर 17% को भी पार कर चुकी है और ये पूरे दक्षिण एशिया के किसी भी देश में महंगाई का सबसे भयानक स्तर है। श्रीलंकाई रुपए की वैल्यू पिछले कुछ दिनों में डॉलर के मुकाबले 46% से ज्यादा कम हो चुकी है। मार्च में श्रीलंका में $1 की कीमत 201 श्रीलंकाई रुपए थी, जो अब 318 श्रीलंकाई रुपए पर आ चुकी है। श्रीलंका के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2021 तक श्रीलंका के ऊपर कुल $35 अरब का विदेशी कर्ज था, जो एक साल में बढ़कर अब $51 अरब पर पहुंच चुका है। श्रीलंका के पास पैसों की इतनी भारी कमी हो चुकी है कि सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को अपने पास रखे जो गोल्ड रिजर्व थे, उससे आधे बेचने पड़ चुके हैं। श्रीलंका की केंद्रीय बैंक के पास 2021 की शुरुआत में करीब 6 टन सोने का भंडार था, जिसमें से करीब 3 टन सोना बेचा गया है। पाई के लिए मोहताज हो चुके श्रीलंका की यह हालत हैरान कर देने वाली भी है, क्योंकि 2 साल पहले तक श्रीलंका की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जाती थी। कोरोना महामारी की दस्तक से पहले साल 2019 में विश्व बैंक ने श्रीलंका को दुनिया के हाई मिडिल इनकम वाले देशों की कैटेगरी में अपग्रेड किया था, लेकिन 2 साल में श्रीलंका की इकोनॉमी अर्श से फर्श पर आ गई और अब पाताल में धंस चुकी है। और ये कैसे हुआ, इसे भी आपको समझाते हैं। साल 2018 में जहां श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार करीब $7 अरब था, वो फरवरी 2022 में गिरकर करीब $2 अरब रह गया है। श्रीलंका सरकार ने मार्च 2020 में विदेशी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था ताकि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके, लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं पड़ा
उल्टे विदेशी आयात पर बैन लगाने की वजह से श्रीलंका में जरूरी सामान की कमी हो गई। अपनी बुनियादी खाद्य आपूर्ति जैसे चीनी, डेयरी उत्पाद जो हैं, गेहूं और दवाओं की डिमांड को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसके अलावा श्रीलंका सरकार ने जब विदेशी आयात पर जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया, वो रासायनिक खाद की कमी हो गई, जिसके बाद सरकार ने पूरे श्रीलंका में जैविक खेती को अनिवार्य बना दिया। रातों रात रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद की तरफ रुख करने से खाद्य उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। एक अनुमान के मुताबिक सरकार के इस फैसले के चलते श्रीलंका का कृषि उत्पादन जो है वो आधा रह गया। अर्थशास्त्र का नियम है कि अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाए तो कीमतें बढ़ती हैं। श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ। विदेशी आयात पर प्रतिबंध और जैविक खेती जो थी उसकी वजह से सामान की कमी हुई और कीमतें इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं कि अब वो कंट्रोल से बाहर होती नजर आ रही हैं। आर्थिक आपातकाल की नौबत अब वहां आ चुकी है और ये आफत अब कैसे श्रीलंका के लोग इससे निपटेंगे, कैसे पार पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में मौजूद आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने महसूस किया है कि किस तरीके की दिक्कतें वहां पर हैं और एक रिपोर्ट भी भेजी है। वो रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं कोलंबो के एक सुपरमार्केट में आया हूँ, छोटे से सुपरमार्केट में। बाहर पेट्रोल पंप पे हमने देखी तस्वीरें कि वहाँ पर गैलन रखे हुए हैं, लोगों को कल रात से तेल नहीं मिला हुआ है, कई सारे पेट्रोल पंप बंद हैं, पुलिस तैनात की गई, आर्मी तैनात की गई है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा सुपरमार्केट में जो किल्लत हमने देखी वो है बच्चों के दूध की। मिल्क पाउडर, फ्रेश दूध की सप्लाई तो कई दिनों से नहीं आई है। ये जो रैक वाले हिस्से होते थे यहाँ पर बच्चों का दूध होता था, लेकिन अब वो नहीं है, पूरा का पूरा रैक खाली है। घरों में अंडों की जरूरत होती है सुबह, वो भी यहाँ पर नहीं है। अब ज्यादातर आप जो देख पाएंगे या तो कॉस्मेटिक्स हैं, कुछ कॉफी पाउडर, चूंकि कॉफी यहाँ ये उत्पादक है श्रीलंका है, और दूसरी तरफ आप जो देख पा रहे हैं दूसरी चीजें हैं। लेकिन सबसे इसेंशियल जो चीजें होती हैं, चाहे दूध हो या फिर दवाइयों का रैक हो, इस दवाइयों के रैक पर हमें बताया गया कि यहाँ इन्होंने साबुन शैम्पू रख दिए हैं क्योंकि उनकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। सबसे जरूरत क्या है किसी इंसान के लिए, वो है पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, और उसकी भी किल्लत हमें इन्होंने बताया कि जो पीने के पानी है उसकी सप्लाई, जो बॉटल्ड वाटर आता है वो भी नहीं आ रहा है। सो व्हेन दिस ऑल स्टार्टेड, हाउ व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर अंडर द क्राइसिस हियर? डू यू हैव इनफ स्टॉक ऑफ वाटर, मिल्क, मेडिसिन्स? Cheese, Okay. cheese, butter, eggs, fresh milk, Okay. yeah, children's items, also fruits. Fruits also. Yeah. These are not available in the stock. No. फल बहुत कम है यहाँ पर बचे हुए हैं, नया स्टॉक नहीं आ रहा है। यानी जो कुछ भी बचा हुआ है, जो 10 दिन पहले आया वो स्टॉक अब बिक रहा और वो दिख भी रहा, धीरे धीरे खराब होता जा रहा। बच्चों के खाने पीने की चीजें नहीं है, अंडा नहीं है, दूध नहीं है, दही नहीं है, पीने का पानी अगर नहीं है तो आप इसे समझ सकते हो। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये रसोई गैस के सिलेंडर है, रिफिल होने के लिए आए हैं। किसी स्टॉक पर इतने ज्यादा सिलेंडर खाली नहीं पड़े हो सकते, अंदर बाकी तालों के पीछे भी है। इससे पता चलता है कि रसोई किस तरह लोगों की प्रभावित हुई है, क्योंकि गैस जो है, सिलेंडर जो है उसमें गैस नहीं भरी जा रही है, सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित है। अब डीजल पेट्रोल अगर नहीं होगा तो सप्लाई जाहिर है प्रभावित होगी उससे ही, और इसी के चलते पूरी अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक आम आदमी की जिंदगी श्रीलंका में बदहाल हो गई है। अब आप दुनिया के किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी मुल्क में चले जाइए, चाय तो बुनियादी जरूरत होती है, लेकिन श्रीलंका में चाय की कीमतें भी बेतहाशा बढ़ गई हैं। यहाँ की जो मुद्रा है उसके मुताबिक एक कप चाय के लिए पहले आपको 25 से 30 रुपए देने पड़ते थे, और अब 70 से 80 रुपए तक। तो हम छोटी सी दुकान पर पहुंचे जहाँ चाय बन तो रही है, अब पीने वाले भी आ रहे हैं। अब चक्कर यह है कि दूध वाली चाय और बिना दूध वाली चाय दोनों के जो कीमतें हैं उसमें भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। तो पहले अभी हमें लोगों ने जो बताया, ज्यादातर सिंगली बोलने वाले लोग हैं, कुछ तमिल बोलने वाले लोग हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि पहले एक कप चाय के लिए जो दूध वाली चाय थी उसके लिए 30 से 40 रुपए देने पड़ते थे, और बिना दूध की चाय जो काली चाय होती थी उसके लिए 25 से 30 रुपए देने पड़ते थे। अब वो 50 से 60 और 60 से 70 तक पहुंच गया है। हाउ मच यू आर चार्जिंग फॉर अ कप ऑफ टी नाउ? 80 रुपीज। एंड हाउ मच इट वाज बिफोर? Before this financial crisis, how much it was? 50 रुपीज। सो 50 से 80 रुपए तो उन्होंने बताया कि ये देखिए इस तरह की बढ़ोतरी हो गई, और उसका असर जाहिर है खाने पीने की चीजों पर भी है, क्योंकि जो सप्लाई है जिन जरूरत की चीजों की जो यहाँ पर पहुंचना चाहिए, जब पूरा जो तंत्र है उस पर प्रभाव पड़ा है इस आर्थिक तंगी के चलते, तो खाने पीने की चीजों में बेतहाशा बढ़ोतरी है। और सबसे ज्यादा जो जनता परेशान है किल्लत से, इतर वो की जो चीजें मौजूद हैं उनकी कीमतों में
कहीं पर 50 से 60% तो कई सारे खाने पीने की चीज़ों की कीमतें 2 से 3 गुना बढ़ गई हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय फिलहाल जीने के लिए, ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरतें पूरी करने के लिए आदमी का खर्चा है वो श्रीलंका में कितना बढ़ गया, और इसी वजह से विरोध सरकार का हो रहा है। कोलंबो में दिव्यन के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह सूख गई और श्रीलंका पैसे पैसे को मोहताज हो गया। दरअसल श्रीलंका की इस हालत के लिए 2 वजह जिम्मेदार है, जिसमें सबसे बड़ी वजह है कोरोना, जिसकी वजह से श्रीलंका की रीढ़ की हड्डी यानी टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह टूट गया। श्रीलंका की जीडीपी में टूरिज्म का 10% से ज्यादा योगदान है और ये श्रीलंका के लिए विदेशी करेंसी का तीसरा सबसे बड़ा सोर्स है। श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर पर 5 लाख श्रीलंकाई सीधे तौर पर और 20 लाख अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े। टूरिज्म से श्रीलंका को सालाना $5 अरब की कमाई होती थी। टूरिज्म सेक्टर पर कोरोना की मार ने श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी कर दी और इसके साथ ही उस पर विदेशी कर्ज का बोझ भी तेजी से बढ़ता चला गया। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के अनुसार इस वक्त श्रीलंका के ऊपर कुल $51 अरब का विदेशी कर्ज है। विश्व बैंक के मुताबिक श्रीलंका के ऊपर विदेशी कर्ज की रकम उसकी कुल जीडीपी का 104% हो चुका है। श्रीलंका को अगले 12 महीनों में विदेशी कर्ज की किस्तें भरने के लिए करीब $7 अरब की जरूरत है, जबकि अगले 4 साल यानी 2026 तक $26 अरब का भुगतान विदेशी कर्ज की किश्तों के तौर पर करना है। लेकिन अब श्रीलंका के पास ना तो विदेशी कर्ज की किश्तें चुकाने का पैसा बचा है और ना अपनी जरूरतें पूरे करने का। श्रीलंका ने अपने इतिहास में इतना बुरा वक्त पहले कभी नहीं देखा, जहां पेट्रोल पंपों पर सेना की तैनाती करनी पड़ती हो। कोलंबो से आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा होगा कि श्रीलंका की हालत कितनी खराब हो चुकी है। हम इस समय कोलंबो में आए हैं और आपको दिखाने के लिए कि तेल की किल्लत किस तरह है। अगर आपको समझना हो तो देखिए, स्थानीय लोग जो हैं ये अपने गैलन और डब्बे लेकर के निकले, क्योंकि ज़्यादातर पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं और जहां तेल की सप्लाई थोड़ी बहुत है भी, वहां घंटों का इंतजार, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे लगते हैं। और ये आप देखिए पेट्रोल पंप पे अब यहाँ पर फिलहाल तेल, जहाँ मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर तेल है नहीं। और उससे बड़ी चुनौती ये है कि कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसलिए यहाँ पर सेना को तैनात किया गया। मेरे ठीक पीछे यहाँ पर सेना का एक जवान है जो तैनात है और जिसकी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था ना खराब हो। तो यहाँ पर देखिए सेना को भी तैनात किया गया और ज़्यादातर जो पेट्रोल पंप हैं, चूँकि अब यहाँ पर फ्यूल है नहीं, तो लोगों को ये कैसे मुहैया कराएं, अपने आप में ये बड़ी चुनौती बन जाती है। और पूरे सिर्फ कोलंबो में नहीं बल्कि पूरे श्रीलंका में आपको स्थिति मिलेगी। देखिए ये है यहाँ के जो सेना के जवान हैं जिनको तैनात किया गया है और ये तमाम पेट्रोल पंप पर आपको लोग मिलेंगे। फिलहाल तेल यहाँ पर है नहीं, एक छोटा सा टैंकर आया है जो सप्लाई ले करके और उसके बाद यहाँ पर स्टोर होगा। तो ये लोग जो हैं ये बीती रात से यहाँ पर गैलन रख करके गए हैं ताकि इनको फ्यूल मिल सके। इससे आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका में हालात कितने ख़राब हैं और अगर डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, उसके बाद हालात किस कदर ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो ज़रूरतें हैं वो इन पर निर्भर करती हैं। तो आप जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है वो ठप पड़ गई है। ये जो सार्वजनिक बसें आप देख पा रहे हैं खासकर श्रीलंका की, आप ये समझिए कि ज़्यादातर बसें जो सार्वजनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बसें अभी भी डेपो में खड़ी हैं। कुछ ऑटो रिक्शा, कुछ टैक्सियाँ चल पा रही हैं, लोगों की कमाई पर, रोजी रोटी पर बन आई है। तो ये हालात हैं कोलंबो के। फिलहाल ये रिपोर्ट लेकर कोलंबो से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। सिर से लेकर पैर तक विदेशी कर्ज के समंदर में डूब चुके श्रीलंका की इस हालत के लिए चीन को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन श्रीलंका के सिर पर सिर्फ चीन का कर्ज नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका की वेबसाइट पर मौजूद अप्रैल 2021 के आंकड़ों के मुताबिक श्रीलंका का 22% विदेशी कर्ज अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय लेनदारों यानी प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनियों से लिया गया है। इसके बाद 14% से ज्यादा कर्ज श्रीलंका ने एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी से लिया हुआ है, जिसने श्रीलंका को करीब $4 अरब का कर्ज दिया है। इसके बाद श्रीलंका के विदेशी कर्जदारों में जापान और चीन 10% से ज्यादा हिस्सेदारी के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है। इसके बाद श्रीलंका के लेनदारों में बाकी देशों और संस्थानों का नंबर आता है, जिसमें भारत के अलावा वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र भी शामिल है। और अब यही विदेशी कर्ज श्रीलंका के जी जान का जंजाल बना हुआ है। ऐसे में अब भारत ने अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए श्रीलंका की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और श्रीलंका को इस स्थिति से उबारने के लिए आगे आया। श्रीलंका को इस आर्थिक समस्या से उबारने के लिए भारत ने अब तक उसकी करीब $2 अरब की मदद की है। इसके अलावा भारत ने श्रीलंका को $1 अरब की क्रेडिट लाइन यानी ऋण सहायता देने पर सहमति जताई है। इससे श्रीलंका को अनिवार्य वस्तुओं की कमी को पूरा करने में मदद मिल सकती है।
खाद्यान्न मदद के तौर पर भारत ने श्रीलंका को जल्द से जल्द 40,000 टन चावल भेजने का फैसला भी लिया। भारत ने आज ही 40,000 टन डीजल श्रीलंका भेजा है। इससे पहले 13 जनवरी को भारत ने श्रीलंका को $90 करोड़ की मदद की घोषणा की थी और फिर जनवरी में ही श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पादन खरीदने के लिए $50 करोड़ की एक और मदद दी गई। लेकिन श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की कमर इतनी बुरी तरह टूट चुकी है कि उसका संभलना मुश्किल होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से श्रीलंका में अब गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। लेकिन देखिए, श्रीलंका में इतने बड़े आर्थिक आपातकाल का गुनहगार कौन है? अब इन सब के बीच सवाल यही। श्रीलंका की जनता की नजर में इसका दोषी है एक परिवार, और ये राजपक्षे परिवार, जो श्रीलंका में वर्तमान में सत्ता पर काबिज है। राजपक्षे परिवार के 6 सदस्य इस वक्त श्रीलंकाई सरकार को चला रहे हैं। इनमें गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। उनके बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं, वो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति गोटबाया के सबसे बड़े भाई चमल राजपक्षे श्रीलंका के गृह मंत्री हैं। बासिल राजपक्षे श्रीलंका के वित्त मंत्री हैं। वहीं राष्ट्रपति गोटबाया के भतीजे नमल राजपक्षे श्रीलंका के कृषि मंत्री हैं। अब आरोप है कि राजपक्षे परिवार के भ्रष्टाचार और अदूरदर्शी नीतियों की वजह से ही श्रीलंका की यह हालत हुई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके मौजूदा प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को तो चीन का करीबी माना जाता है। उनके कार्यकाल में ही श्रीलंका ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चीन से करीब $7 बिलियन से ज्यादा का कर्ज लिया, जिसका नतीजा आज पूरा श्रीलंका भुगत रहा है। श्रीलंका की 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी इस वक्त इसे झेल रही है। यूक्रेन और रूस की जंग में और ज्यादा भयानक ये होने वाली दिख रही, क्योंकि अब पुतिन युद्ध के लिए अपने प्रो मैक्स अंदाज में नजर आने वाले हैं। यानी अब जो जंग होगी वो पहले से ज्यादा धारदार, ज्यादा भीषण और ज्यादा तबाही लाने वाली होगी। कल पहली बार हुआ जब यूक्रेन ने रूस की सीमा में घुसकर उस पर हमला किया। रूस ने पहली बार ये माना कि जंग में यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर रूस की सीमा में घुसे और फिर उन्होंने एक तेल डिपो को धमाके से उड़ा दिया। हालांकि इस पर यूक्रेन की ओर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन इनकार भी नहीं हुआ। रूस का बेलगोरेड शहर मॉस्को से केवल 700 किलोमीटर दूर है और यह शहर यूक्रेन की सीमा से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यूक्रेन की सीमा से 2 हेलीकॉप्टर उड़े, वो रूस की सीमा दाखिल हुए, वो भी 40 किलोमीटर अंदर तक गिर गए और फिर उन्होंने बेलगोरेड के तेल डिपो पर हमला कर दिया। यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि रूस की सेनाएं पीछे हट रही हैं और कई इलाकों पर यूक्रेनी सेना का कब्जा हो चुका है। अब रूस के सैनिकों के पीछे हटने का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिन इलाकों से रूस के सैनिक पीछे हट रहे हैं वहां की तस्वीरें भयावह हैं। रूसी सेना ने मारियोपोल को सबसे ज्यादा बर्बाद किया। हमारी संवाददाता गीता मोहन मारियोपोल में थी। उन्होंने जो देखा वो आपको भी देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मारियोपोल की बर्बादी के अलावा युद्ध का सांकेतिक परिणाम भी नजर आता है। यहाँ पर कहा जाता है अकॉर्डिंग टू फोर्सेस कि यहाँ पे सिविलियंस को टॉर्चर भी किया गया है जो उनके अगेंस्ट खड़े थे, लेकिन हालत बहुत खराब है। एक बहुत ही ज्यादा स्मेल जिसे कहते हैं, चाहे वो जलने का हो या मांस का, फ्लैश का, बहुत बुरे हाल हैं इस बेस के। ये कह रहे हैं कि एक औरत को यहाँ पे टॉर्चर कर दिया था, उसके हाथ काट दिए और उस पर स्वास्थ्य का जो नाज़ी सिंबल है वो मार्किंग्स डाल दिए हैं। तो क्लेम्स आर दैट ये एज ऑफ बेस था और ये टॉर्चर हुआ है यहाँ के एक सिविलियन के साथ। बहुत बुरे हाल हैं। अगर आप यहाँ पर हो तो आपको वो बदबू जो जलने पर और फ्लैश का होता है वो यहाँ पे महसूस होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये राइफल जला हुआ, हेलमेट्स, सब कुछ यहाँ पे जला हुआ है। ये जो रूसी एक्शन हुआ है एज़ोव बटालियन के अगेंस्ट, उसमें ये बेस एकदम जलकर खाक हो गया। यूक्रेन का दावा है कि रूस के सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर पीछे हट रहे हैं। रूस के सैनिकों के इस कदम को यूक्रेन अपनी जीत बता रहा है। यूक्रेन का यह भी दावा है कि उसने कई इलाकों पर दोबारा कब्जा पा लिया है, इसमें कीव के बाहरी इलाके भी शामिल है।
अब जरा मैप के जरिए हम आपको समझाते हैं कि यूक्रेन ने किन किन इलाकों पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया है। कीव रीजन की बात करें तो कीव के जो पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी हिस्से के बाहरी इलाके हैं वहां पर यूक्रेनी सैनिकों का दोबारा नियंत्रण हो चुका है और इसके अलावा चर्नोबिल पर भी यूक्रेन की सेना ने दोबारा कब्जा हासिल कर लिया है और यह दावा है कि यहां से रूस के सैनिक बेलारूस की तरफ जा चुके हैं। इसके अलावा पाइलुकी का इलाका जो है वो भी यूक्रेन के कब्जे में आ चुका है। सूमी का इलाका भी यूक्रेन ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। खार्किव रीजन के कुछ इलाके भी यूक्रेन के कब्जे में दोबारा आ चुके हैं। इसके अलावा ज़्यूम पर भी यूक्रेन का दोबारा कब्जा हो चुका है। लुहांस्क के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, डोनेट्स्क का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां यूक्रेन ने दोबारा अपनी पोजीशन हासिल कर ली। हालांकि यहां जंग अभी भी चल रही है। इसके अलावा माइकोलेव में भी यूक्रेनी सेना ने दोबारा नियंत्रण बनाया है। हालांकि आज रूस ने यहां बड़ा हवाई हमला किया था जिसमें कई लोगों की मौत की खबर भी आई। इसके अलावा ज़ेपोरिजिया रीजन के भी कुछ क्षेत्र यूक्रेनी सैनिकों के कब्जे में आ गए। कीव के बाहरी हिस्से में बसे कई शहरों पर यूक्रेन ने दोबारा नियंत्रण पाया। आज तक की टीम इसी दावे की सच्चाई जानने के लिए इरपिन और बूचा पहुंची और हमने ये जानने की कोशिश की कि वहां के ताजा हालात क्या हैं। यूक्रेन की सेना का एक टैंक अब तक रूस के कब्जे में था, लेकिन रूस के कब्जे के बाद अब पहली बार है जब यूक्रेन की सेना अब इन इलाकों में आ रही है। हालांकि यहाँ खतरा बहुत जबरदस्त है क्योंकि एंटी टैंक माइंस अभी इन सड़कों पर है, एंटी पर्सनल माइंस है और ये पहली बार है जब यूक्रेन की सेना और पुलिस इन इलाकों में आ रही है और जो लोग यहाँ फंसे हो सकते हैं उनको निकालने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन यहाँ टैंक भी आ रहे हैं और बख्तरबंद गाड़ियां भी और एंटी टैंक माइंस और एंटी पर्सनल माइंस को निकालते हुए इनकी कोशिश यही है कि इस इलाके पर एक बार फिर अपना वर्चस्व स्थापित किया जाए। ये टैंक हालांकि एक ऑपरेशन का भाग ले चुका है, लेकिन एक साथ सारे टैंकों को छोड़ा भी नहीं जा रहा है। एक टैंक निकलता है, वो सुरक्षित अगले ठिकाने पर पहुंचता है, फिर दूसरा टैंक निकलता है और फिर तीसरा, क्योंकि इनको खतरा अभी भी है कि कहीं इन घरों में रशियन कमांडोज या चेचन फोर्सेस या वैगनर ग्रुप के लड़ाके फंसे हो सकते हैं और छिप कर वार कर सकते हैं। दोनों ही तरफ से अभी इरपिन के इस इलाके में बहुत ज्यादा तनाव है क्योंकि रूस की सेना पीछे तो हटी है, लेकिन पूरी तरह से पीछे हटी है या नहीं ये मालूम नहीं। दूसरी बात ये भी नहीं पता कि कहीं बारूदी सुरंग लगाकर एंटी टैंक माइंस या एंटी पर्सनल माइंस लगाकर उनकी सेना आगे बढ़ी हो और इसीलिए टैंक जब एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता है तभी दूसरे टैंक को निकाला जाता है। इस इलाके में काफी टैंक वॉरफेयर पिछले कई दिनों में हुआ है और इरपिन का ये इलाका अभी बहुत खतरनाक समझा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर डीमाइनिंग ऑपरेशंस अभी शुरू हुए हैं। डीमाइनिंग ऑपरेशंस के साथ साथ इस पूरे एरिया को अगले 24 से 48 घंटों में पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद ही सिविल पॉपुलेशन को यहाँ आने की इजाजत दी जाएगी। इन गाड़ियों में भी ज्यादातर सेना, पुलिस और बॉम्ब डिस्पोजल के दस्ते, बम निरोधक दस्ते ही अभी आगे जा रहे हैं। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ युद्ध के 38वें दिन गौरव सावंत, इरपिन, आज तक। यूक्रेन वैसे तो कई हिस्सों पर नियंत्रण पा लेने का दावा कर रहा है, हालांकि उसके दावे कुछ हिस्सों के लिए सही भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूक्रेन की सेना ने पूरे यूक्रेन पर ही नियंत्रण पा लिया हो या फिर रूस डटकर पीछे डरकर हट गया हो। अब भी रूस ने यूक्रेन के बड़े हिस्सों पर अपनी मौजूदगी दिखाई है। कीव से शुरू करें तो कीव के कई इलाकों में अब भी रूस की सेना मौजूद है और बाहरी इलाकों में यूक्रेनी सेना के साथ भयानक युद्ध चल रहा है। चर्नोबिल रीजन का एक बड़ा हिस्सा अब भी रूस की सेना वहां मौजूद है। इसके अलावा चर्निहिव रीजन लगभग पूरी तरह से रूस के नियंत्रण में ही है। इसी के साथ साथ कोनोटॉप पर भी रूसी सेना मौजूद है। पाइलुकी पर यूक्रेन का नियंत्रण है, लेकिन उसके उत्तरी इलाके में बसे शहरों में रूस के सैनिक मौजूद हैं। खार्किव रीजन में भी रूसी सेना की मौजूदगी है। यहां पर जंग अभी भी चल रही है और रूस की सीमा से लगे इलाके अब भी रूस के नियंत्रण में हैं। इसके अलावा ज़्यूम रीजन के वो इलाके जो रूस की सीमा की ओर है, वहां भी रूस के सैनिक मौजूद हैं। लुहांस्क और डोनेट्स्क रीजन को ज्यादातर जो इसका हिस्सा है वो रूस का हिस्सा अभी भी बना हुआ है।
हालांकि यूक्रेन के सैनिक यहां भी रूस को तगड़ा जवाब दे रहे हैं। मारियोपोल रीजन में रूस के सैनिकों का नियंत्रण है, हालांकि यहां पर यूक्रेनी सैनिकों ने शहर का बड़ा हिस्सा अपने नियंत्रण में लिया है। मेलिटोपोल, बर्डियांस्क का इलाका भी जो है वो भी रूसी सैनिकों के नियंत्रण में है। इसके अलावा ज़ेपोरिजिया में भी यूक्रेनी सैनिकों की मौजूदगी से जंग और तेज हो गई है। माइकोलेव, वज़्नेसेंस्क में यूक्रेन के सैनिकों की मौजूदगी रूस की परेशानियों को दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे जुड़ा खेरसान रीजन का जो पूरा इलाका है वो रूसी नियंत्रण में है। ओडेसा में भी यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल रही है, हालांकि इस इलाके में रूसी सेना की मौजूदगी है। निपर नदी के पास के कुछ शहरों में भी रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच जंग चल रही है। राजस्थान के करौली से जहां आरएसएस की बाइक रैली पर पथराव के बाद जबरदस्त हिंसा फैल गई। पथराव में 42 से ज्यादा लोग घायल हुए, कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। तनाव को देखते हुए पूरे करौली शहर में धारा 144 और कर्फ्यू लगा दिया गया। इंटरनेट सेवा पर भी कल तक के लिए पाबंदी लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने हालात की जानकारी भी ली है। अब बात बिहार की सियासत की, जहां शराब को लेकर घमासान जारी है। सीएम नीतीश कुमार के शराब पीने वालों को देशद्रोही बताने वाले बयान ने आग में घी का काम किया है। विपक्ष अब पूरी तरह से नीतीश कुमार पर हमलावर है। मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय तो है ही नहीं, और वो काबिल तो है ही नहीं, वो महाअयोग्य है, महापापी है, जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है, अब समझता है, तो उसका क्या मतलब? दारू का कितना बुरा असर है, इन सब चीजों को लोगों को बता करके धीरे धीरे बताना चाहिए। ये सारे तर्क वितर्क अपील नीतीश कुमार शराबबंदी के समर्थन में दे रहे हैं। विधान परिषद में राष्ट्रपिता के आदर्शों की दलील दे रहे हैं। शराबबंदी को जरूरी बताते हुए नीतीश कुमार ने कई तर्क दिए। कहा शराब पीने वालों को हिंदुस्तानी नहीं मानते, शराब पीने वालों को भारत का नहीं मानते। मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय तो है ही नहीं, और वो काबिल तो है ही नहीं, वो महाअयोग्य है, महापापी है, जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है, अब समझता है, तो उसका क्या मतलब? विधान परिषद में नीतीश कुमार ने ये बातें शराबबंदी संशोधन विधेयक लाने के दौरान कही। शराब को समाज के लिए गलत बताया, बापू के आदर्शों का हवाला दिया। बापू ने क्या कहा था? जिन्होंने देश को आजाद दिलवाया, अब उनकी बात भी तो कोई सुनेगा ना, लेकिन कुछ अपने को काबिल समझता है, अपने को योग्य समझता है, उससे बढ़कर के कोई अयोग्य है ही नहीं, काबिल तो हो ही नहीं सकता है, जो राष्ट्रपिता बापू की बात को नहीं सुनता। शराब पीना कितनी बुरी चीज है, शराब लोगों को किस तरह से बर्बाद करता है, खाली पैसे का नुकसान नहीं करता है, उसके जीवन को नुकसान कर देता है। बापू ने जो कुछ भी कहा है, एक एक घर तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार ने जो दलील दी, विपक्ष ने उस पर सवाल किया। तेजस्वी ने ट्वीट कर बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर वार किया। शराब पीने वाला महाअयोग्य और महापापी है, शराब पीने वाला हिंदुस्तानी नहीं। नीतीश जी के इस तर्क से तो शराब पीने वाले भारतीय सैनिक भी हिंदुस्तानी नहीं हुए। बिहार में खून की नदियां बहाने वाले दुर्दांत अपराधी एवं भ्रष्टाचारी महाअयोग्य और महापापी नहीं हैं, लेकिन शराबी हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर हर दल हर पार्टी की अपनी अपनी राय है। कोई इस कानून पर सवाल उठा रहा है, कोई कानून में बदलाव को लेकर नीतीश कुमार का शुक्रिया जता रहा है। जिस लॉ को बार बार अमेंड करने की जरूरत पड़ रही है, हम स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं, ये पूरा लॉ जो है ये फ्रॉड है। ये सिर्फ पब्लिक को धोखा देने के लिए और पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए है। शराब कहाँ बंद हुई है? कुछ दिन पहले से ही हम देख रहे हैं कि विधानसभा में भी शराब की बोतलें मिल जाती है। सरकार सोचेगी। हम सिर्फ यही कहना है कि जो लोग कहते थे कि रिजिड हैं नीतीश कुमार, रिजिड नहीं है, लोगों की बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो शराब नीति के आधार पर आज जो विधेयक आया और पास हुआ है, हम समझते हैं जनहित में ठीक है। बिहार में बीते दिनों जहरीली शराब से मौत के बाद शराबबंदी को लेकर फिर सवाल उठे।
वहीं नीतीश अपने फैसले के समर्थन में बापू के आदर्शों वाली दलील दे रहे हैं। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो।